Good morning, students. In previous video, we have learned about the topic companies administration, rise and expansion. In that video, we have learned about the different act passed by Britishers to rule easily in India. In this video, we are going to study about the system of army, police and judiciary introduced in India. Army. The East India Company required a regular army to protect its Indian trade settlement from aggressive local rulers and rival European companies. ईस्ट इंडिया कंपनी को आक्रामक लोकल राजाओं तथा यूरोपियन प्रतिद्वंदियों से बचने के लिए नियमित सेना की आवश्यकता थी। In 1748, the company's forces at Madras were under the command of an experienced British officer named Stinger Lawrence. 1748 में कंपनी की जो सेना थी वो मद्रास के एक ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, एक्सपीरियंस ऑफिसर्स थे, उनके अधीन थे। उनका नाम था स्टिंजर लॉरेंस। He was given the responsibility to train the mixed band of European and Indian soldiers. उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि वो एक सेना का गठन करें जिसमें यूरोपियन और भारतीय सैनिक शामिल हों। Thus, he laid the foundation of an army which grew into the regular Madras army in next decade. परिणाम स्वरूप उन्होंने एक आर्मी का गठन किया जो अगले दशक में वो एक मद्रास आर्मी के रूप में सामने आई। Working on the same line, Bombay and Calcutta too trained their separate armies. इसी के आधार पे बॉम्बे और कलकत्ता में भी सेपरेट आर्मी का फॉर्मेशन हुआ। Later, all the three armies were united to form the British Indian Army. और बाद में इन तीनों सेनाओं को मिला करके ब्रिटिश इंडियन आर्मी का फॉर्मेशन हुआ। Now we have to know about the composition of British Indian Army. Composition of British Indian Army. The British Indian Army consisted of two troops, the Royal Troops and the Company's Troops. ऐसा है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में दो सेना शामिल थी, एक थी रॉयल ट्रूप्स शाही सेना और दूसरी थी कंपनीज ट्रूप कंपनी की सेना। द रॉयल ट्रूप्स हैड ओनली ब्रिटिश रिक्रूट्स। ऐसा है कि रॉयल ट्रूप्स में केवल ब्रिटिश रिक्रूटमेंट हुआ करते थे, केवल यूरोपियंस रॉयल शाही सेना में केवल यूरोपियन सैनिक शामिल हुआ करते थे। देयर टर्म ऑफ सर्विस वेयर फार बेटर देन द कंपनीज ट्रूप। और उनकी सेवा और शर्तें जो हुआ करती थी वो कंपनी की सेना से बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। विच वेयर द मिक्स ऑफ बोथ यूरोपियन एंड इंडियन सोल्जर्स। और उसमें शामिल होते थे ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर्स, दोनों शामिल हुआ करते थे। द इंडियन सोल्जर्स वेयर कॉल्ड सिपोइज। भारतीय सैनिकों को सिपोइज कहा जाता था। फ्रॉम द पर्शियन वर्ड सिपाही, जो पर्शियन वर्ड सिपाही से लिया गया था, मीन सोल्जर्स, जिसका जिसका मीनिंग सोल्जर्स होता है, सैनिक होता है। The highest position that an Indian could hold in the company's troops was that of the सूबेदार। कंपनी की सेना में जो हाईएस्ट पोस्ट भारतीयों को मिला करते थे वो थे सूबेदार के पोस्ट। अ रैंक लोअर देन द अन ऑफिसर्स, जो ऑफिसर कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो नीचे का पोस्ट हुआ करता था। By 1815 there were 2 lakh soldiers in the army. ऐसा है कि 1815 के समय में लगभग 2 लाख सैनिक ब्रिटिश सेना में शामिल थे। This huge army was used to control India in the following ways. और इस बड़ी सेना का इस्तेमाल भारतीयों को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा था। देखते हैं उनके क्या क्या काम थे। टू कंक्वेयर मोर टेरिटरीज। उनका पहला काम क्या था कि वो अधिक से अधिक टेरिटरी को जीत रहे थे, अधिक से अधिक प्रदेशों को जीत रहे थे। टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश टेरिटरीज फ्रॉम राइवल्स। और अपने प्रतिद्वंदियों से ब्रिटिश टेरिटरी की रक्षा कर रहे थे। बहुत सारे ब्रिटिश राइवल थे, जैसे पोर्तुगीज़ और फ्रेंच, उन लोगों से वो अपने आप की रक्षा कर रहे थे। टू प्रोटेक्ट द ट्रेडिंग इंटरेस्ट ऑफ कंपनीज। और कंपनी के हितों की वो रक्षा कर रहे थे। टू सप्रेस द इंटरनल रिवोल्ट्स एज व्हेन अरोज अगेंस्ट द ब्रिटिश। और अगर ब्रिटिश के अगेंस्ट में कोई विद्रोह हुआ करता था उसे वो दबाते थे। ये तो हो गया आर्मी के बारे में। नाउ वी हैव टू नो अबाउट द पुलिस, हाउ पुलिस फोर्स वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। पुलिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस एस्टैब्लिश ए रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया। भारत में नियमित पुलिस सेवा का एस्टैब्लिशमेंट का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। ही डिवाइडेड इस डिस्ट्रिक्ट इनटू अ नंबर ऑफ थानाज। उन्होंने एक जिला को अलग अलग थाना में बांटा, जैसा कि अभी हुआ करता है। तो a district superintendent headed the
पुलिस फोर्स इन द डिस्ट्रिक्ट, और जिले के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुआ करते थे वो पूरे जिले में सेना के पुलिस के वो हाईएस्ट ऑफिसर्स हुआ करते थे। दारोगा वाज इंचार्ज ऑफ द थाना, और दारोगा जो होता था वो थाना का इंचार्ज होता था, जैसा कि अभी होता है। विथ आर्म मेन अंडर हिम टू मेंटेन द पीस एंड ऑर्डर, और उनका काम था शांति और व्यवस्था की स्थापना करना। टाउन एंड विलेज हैड कोतवाल्स एंड चौकीदार्स रेस्पेक्टिवली, और शहर और गांव में कोतवाल हुआ करते थे और चौकीदार हुआ करते थे। इंडियन वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल सुपीरियर पोस्ट्स इन द पुलिस फोर्स टू। ऐसा है कि जिस तरह से आर्मी में बड़े पोस्ट में केवल यूरोपियंस हुआ करते थे, पुलिस सेवा में भी हाईएस्ट पोस्ट में भारतीय नहीं रहा करते थे, उन्हें केवल छोटे पोस्ट दिए जाते थे। द पुलिस वाज एन इफेक्टिव फोर्स एंड दे सक्सीडेड इन द रिड्यूसिंग मेजर क्राइम्स। अब ऐसा है कि पुलिस जो थी वो इफेक्टिव फोर्स तो थी, और उन्होंने उसने क्राइम के लेवल को थोड़ा सा कम कर दिया था। हाउएवर द पुलिस वाज नॉट पॉपुलर अमंग द मासेस। ऐसा है कि पुलिस लोगों के बीच में लोकप्रिय नहीं थी, as the lower ranking police personals were notorious for corruption, oppression and अनसिम्पैथेटिकल बिहेवियर। ऐसा है कि जो पुलिस के जो छोटे ओहदे के लोग हुआ करते थे, छोटे कर्मचारी हुआ करते थे, वो मेनली करप्ट हुआ करते थे, और उनका जो बिहेवियर जो था वो सहानुभूतिपूर्ण नहीं हुआ करता था, जिसके चलते लोगों के बीच में पुलिस लोकप्रिय नहीं थी। We have already studied about army and police. Now we have to know about the judiciary. How judiciary system developed in India during British period. Judiciary. Before the British rule, Indian law were based on regional and local customs and traditions. ऐसा है कि अंग्रेजों से पहले भारत में जो कानून जो थे वो क्षेत्रीय और लोकल कानून जो थे वो पारंपरिक कानून के आधार पे हुआ करते थे। इनिशियली द ब्रिटिश डिड नॉट चेंज द इंडियन सिस्टम ऑफ लॉ। प्रारंभिक रूप से ब्रिटिश जो थे ना वो भारतीय कानून को वो कोई परिवर्तन नहीं किए, जैसे थे वैसे ही बने रहने दिए। दे अप्लाइड ब्रिटिश लॉ ओनली टू द यूरोपियंस। उन्होंने ब्रिटिश लॉ केवल यूरोपियंस के लिए इस्तेमाल किया। हावेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट सेट्स ऑफ लॉ क्रिएटेड कंफ्यूजन। अब ऐसा है कि यूरोपियन कानून और भारतीय कानून दोनों चल रहे थे, जिसके चलते क्या था, भ्रम की स्थिति क्रिएट हो गई थी, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। तो इसके सॉल्यूशन के लिए देखिए क्या होता है। वॉरेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ जस्टिस। ऐसा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए हैं। फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टैब्लिश। ऐसा है कि 1772 में एक न्याय की नई व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। ईच डिस्ट्रिक्ट हैड टू कोर्ट्स, द क्रिमिनल कोर्ट्स एंड द सिविल कोर्ट्स। ऐसा है कि प्रत्येक जिले में दो तरह के कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, द क्रिमिनल कोर्ट्स एंड सिविल कोर्ट्स। क्रिमिनल कोर्ट्स में जो मामले जो थे आपराधिक मामले उसमें वहाँ पर डील किए जाते थे, और सिविल कोर्ट में जो थे वो दीवानी मामले डील किए जाते थे। क्रिमिनल केस, द केसेस विच आर रिलेटेड टू मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी इज कम्स अंडर क्रिमिनल केसेस, एंड द केसेस विच आर रिलेटेड टू मनी और प्रॉपर्टी इज कम्स अंडर सिविल केसेस। ओके। The Maulvis and Hindu Pandit interpreted Indian law according to the Shariat and Shastra. For the European district collector who presided over civil courts, ऐसा है कि जो सिविल कोर्ट में जो जज बैठते थे, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो बैठते थे, उनके लिए मौलवी और हिंदुओं ने शरीयत और शास्त्र के अनुसार कानून की व्याख्या की। द क्रिमिनल कोर्ट्स वेयर स्टिल अंडर काजी, और ऐसा है कि क्रिमिनल कोर्ट अभी भी काजी के अधीन था। एंड मुफ्ती विद द सुपरविजन बाय द कलेक्टर, और जो जो जिले के जो कलेक्टर हुआ करते थे उसके गाइडलाइन में, उनके सुपरविजन में मुफ्ती काम कर रहे थे। द एडमिनिस्ट्रेशन faced a major problem when Brahmin Pandit gave different interpretation of local laws based on the different school of धर्म शास्त्र। अब ऐसा है कि जो हिंदू कानून में जो और ब्राह्मण जो थे वो ब्राह्मण अलग अलग कानून की व्याख्या कर रहे थे लोकल लेवल पे, क्योंकि वो अलग अलग स्कूल, धर्मशास्त्र के अलग अलग स्कूल थे, इसलिए कानून एक ही कानून की अलग अलग व्याख्या की गई थी। इससे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा था। इन 1775 टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, 11 Hindu Pandits were asked to compile a manual on Hindu laws in 1778। ऐसा है कि 1775 में
11 पंडितों के दल को इकट्ठा किया गया और बोला गया कि कानून की व्याख्या की जाए। उन्हें बोला गया कि जो कानून की व्याख्या वो अपने तरीके से करें। एंड इन 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वाज आल्सो कंपाइल्ड बाय द मौलवीज। और 1778 में मौलवियों को बोला गया कि वो मुस्लिम कानून की व्याख्या करें। Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was set up, whereas a court of appeals called the Sadar Nizamat Adalat was also set up at Calcutta. बहुत इंपॉर्टेंट, 17 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कैलकाटा में एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई और अपीलीय न्यायालय के रूप में सदर निजामत अदालत की व्यवस्था कलकत्ता में की गई। इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस ए कोड ऑफ लॉ नोन एज कॉर्नवालिस कोड। अब कानून की को कानून की और अच्छी तरीके से व्याख्या करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड की व्यवस्था की 1793 में। दिस लॉ इंक्लूडेड सिविल एंड क्रिमिनल जडिक्शन। और ये जो कानून जो थे वो सिविल और क्रिमिनल मामलों को देख रहे थे। लैंड रेवेन्यू एंड पुलिस सिस्टम। अब वो जो कॉर्नवालिस कोड जो थे वो देख रहे थे सिविल मामले, क्रिमिनल मामले, लैंड रेवेन्यू और पुलिस सिस्टम के बारे में बताया जा रहा था। दिस कोड वाज मेंट टू एस्टैब्लिश सुपीरियरिटी ऑफ रिटन लॉ ओवर एज कस्टम एंड ट्रेडिशन। जो पुरानी व्यवस्था जो थी, जो मतलब हमारे कस्टम और ट्रेडिशन के आधार पे जो कानून चल रहा था, उस पे कॉर्नवालिस कोड जो था वो रिटन था, जिसके चलते लोगों को जजमेंट देने में सुविधा होने लगा। In 1833, Law Commission was appointed which compiled Indian Penal Code। ऐसा है कि 1833 में लॉ कमीशन की व्यवस्था की गई, नियुक्त किया गया, जिसने इंडियन पिनल कोड की स्थापना की। एंड एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ की स्थापना की। इट प्रोफेस्ड द आइडियल ऑफ वन लॉ फॉर ऑल। ऐसा है कि यूनिफॉर्म लॉ की उन्होंने व्यवस्था की, प्रत्येक के लिए एक ही तरह का कानून की व्यवस्था पूरे देश के लिए की। However, this was not practiced when it came to Indian and European, whose trials still took place in separate courts। ऐसा है कि हालांकि जो कानून, जो इंडियन कानून जो बन करके आए थे, वो अभी प्रचलन में नहीं थे। अलग अलग कोर्ट के लिए जो कानून बने थे वो प्रचलन में नहीं थे। In this video, we have already learned about the system of army, police and judiciary introduced in India by Britishers. Okay, I think all of you have understood the topic. And for homework, please click PDF link of School app. Thank you.